एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर बेसिकली हम अपने क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 5 जो है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरीके से आज के इस पहले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ओवरव्यू को देखेंगे और उसके साथ साथ जो होता है हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है डिस्कस करेंगे, जिसका आप सबका जानना जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इस पूरे चैप्टर को जो है अच्छे से समझ पाए, एक माइंड मैप क्रिएट कर पाए और बोर्ड के अंदर होता है एक अच्छा आंसर होता है लिख पाए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ये करके हमारा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया वाली जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका जो चैप्टर 5 है और चैप्टर 6, ठीक है, जो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है वो, और जो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ये दोनों जो चैप्टर है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होता है काफी ज्यादा जो होता है इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर आपको 6 मार्क्स के या फिर अधिकतर जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं इंडिया वाली बुक से अगर आएंगे तो इन्हीं दो चैप्टर से होता आते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स को लेकर के और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो यही दो चैप्टर होते हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। सो ये दोनों चैप्टर जो होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज इस चैप्टर को जो है और आगे वाले जो चैप्टर हैं उन दोनों को बहुत ज्यादा जो होता है ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों चैप्टर जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो होता है इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इस चैप्टर को और आगे वाला जो चैप्टर है उसको ध्यान से होता है पढ़िएगा, ताकि आप सारी चीजों को होता है अच्छे से समझ पाएं। और मैं एक एक चीज को जो है बिल्कुल भी होता है किसी भी एक सिंगल लाइन को भी होता है इसमें नहीं छोड़ने वाला हूं। प्लीज आप जो होता है मेरे साथ जो है कोऑपरेट कीजिए और सारे की सारी चीजों को अच्छे से धैर्य के साथ होता है बैठ करके पढ़िए। सारी की सारी चीजों को होता है मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं यहाँ पे। हो सकता है ये सेशन मेरा जो होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज आप इस पूरे सेशन को होता है अच्छे से धैर्य बना करके होता है देखिएगा, ताकि आप इस चैप्टर को होता है अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले जो होता है मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको होता है देने वाला हूं, जिसका जानना आपके लिए होता है बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इस चैप्टर का एक माइंड मैप जो होता है वो जान पाए, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, अगर हम इस चैप्टर के ओवरव्यू की बात करें तो अभी तक आपने जो था 1947 से लेकर के और 1960 तक भारत की जो राजनीति जो थी उसके बारे में जो था पूरी तरीके से डिटेल में चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 2 जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें जो था आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में जो था पढ़ा था कि 1947 से लेकर के 1960 तक भारत की राजनीति जो थी कैसी थी, उसके अंदर क्या क्या इवेंट होते, वो सारी चीजें आपने चैप्टर 2 के अंदर था कवर कर लिया था। इस चैप्टर के अंदर जो है जो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम जो है, ये चैप्टर जो है बेसिकली इसी चैप्टर 2 का ही जो होता है सेकेंड पार्ट है। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर 1960 तक आपने राजनीति को पढ़ा कि भारत की राजनीति 1960 तक कैसे थी, वो आपने चैप्टर 2 तक पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर जो है जो चैप्टर 5 है उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि 1960 के बाद जो है भारत की राजनीति जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, सारी चीजें जो होता है जो कि भारत की राजनीति के अंदर 1960 के बाद होती हैं, वो आप इस चैप्टर 5 के अंदर होता है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो आप इस चैप्टर के अंदर होता है पढ़ेंगे कि नेहरू जी के बाद जो है, नेहरू जी के बाद जो प्राइम मिनिस्टरशिप होती है या फिर हमारे देश की जो लीडरशिप होती है वो बाकी के जो दूसरे लीडर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि नेहरू जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं शास्त्री जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनती हैं, तो उनके हाथों में ये जो ट्रांसफर होता है पावर का, ठीक है, जो ट्रांसफर होता है प्राइम मिनिस्टरशिप का या फिर जो ट्रांसफर होता है लीडरशिप का हमारी कंट्री के, वो कैसे हुआ उसको हम सबसे पहले देखेंगे। कैसे नेहरू जी से लीडरशिप जो थी वो शास्त्री जी के हाथों में गई, शास्त्री जी से इंदिरा गांधी जी के हाथों में लीडरशिप कैसे गई, उसको होता है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो होता है हम देखेंगे कि 1960 के बाद जो होता है बेसिकली हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर होता है बहुत सारे चेंजेस जो होता आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, उन बदलाव को हम देखेंगे। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि 1960 के बाद जो है 1960 के बाद हमारे राजनीति का जो है एक नया दौर जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, 1960 के बाद हमारे भारत की राजनीति का जो है एक नया दौर जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि 1960 के बाद हमारे देश की जो राजनीति होती है उसमें बहुत ज्यादा जो है बदलाव आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि 1967 के आसपास आकर के जो कांग्रेस सिस्टम जो था, मतलब कि
कांग्रेस का जो डोमिनेंस था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है, आपने चैप्टर 2 में देखा था कि 47 से 1960 तक हमारे देश की जो राजनीति होती है उसके ऊपर कांग्रेस का जो होता है पूरी तरीके से डोमिनेंस होता है। ये डोमिनेंस जो होता है वो 1967 में जाकर के टूट जाता है, ठीक है, उसको होता है बहुत बड़ा चैलेंज होता है देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो होती है वो, ठीक है, जो कि इतनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो होती है वो दो पार्ट में टूट जाती है। अपोजिशन पार्टी जो थी, जो कि इस दौर के अंदर जो है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वीक पार्टी थी, ठीक है, जिनका सपोर्ट जो था लोगों के हाथों में, लोगों में जिनका सपोर्ट, जिनकी इमेज जो थी काफी अच्छी नहीं थी, वो सारी पार्टीज भी जो होती हैं वो 1960s के बाद, ठीक है, 1960 के बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है, उनका भी जो सपोर्ट होता है लोगों में वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो अब कांग्रेस का जो डोमिनेंस जो था या फिर जो कांग्रेस सिस्टम जो था वो टूटा कैसे, कांग्रेस के जो मेंबर थे उनमें लड़ाई क्यों हुई, ठीक है, कांग्रेस का जो था विभाजन क्यों हुआ, और ये अपोजिशन पार्टियां जो थी, ठीक है, जो कि कभी वीक पार्टी हुआ करती थी, ये स्ट्रॉन्ग पार्टी कैसे बन गई, ठीक है, इनका लोगों में सपोर्ट कैसे बना, ये सारे के सारे कारण जो थे वो हम इस चैप्टर के अंदर होता है देखने वाले हैं। उसके बाद फिर आप आगे देखेंगे कि 1971 के अंदर आकर के जो कांग्रेस सिस्टम जो था, जो कि 67 में जो था आकर के टूट जाता है एक तरीके से, वो 1971 के अंदर फिर से एक बार जो है कांग्रेस सिस्टम जो होता है वो रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। तभी हमारे चैप्टर का नाम है चैलेंजेस और रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। 1971 के बाद फिर से जो है कांग्रेस सिस्टम जो है एक बार फिर से रिस्टोर हो जाता है, यानी कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस होता है हमारे कंट्री के ऊपर एक बार फिर से रिस्टोर हो जाता है। तो अब कांग्रेस का डोमिनेंस जो था एक बार रिस्टोर कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या स्टेप लिए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपना डोमिनेंस बना लेती है, उन सारे के सारे कारणों को हम इस चैप्टर के अंदर होता डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू जो था वो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, ये हमारा जो है पहला टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी आपने जो था वो चैप्टर 2 के अंदर जो है देखा था कि 1947 से लेकर के 60 तक, ठीक है, 60s तक आकर के, ठीक है, 60 के दशक तक आकर के हमारे भारत की राजनीति के ऊपर कांग्रेस का पूरी तरीके से डोमिनेंस बना होता है। हर जगह जो होता है कांग्रेस ही कांग्रेस होता है, चारों तरफ जो होता है कांग्रेस की डोमिनेंस जो होती है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर मेंटेन होती है, ठीक है। इस दौरान हमारे देश की जो राजनीति होती है उसके कमान संभाल रहे होते हैं नेहरू जी। नेहरू जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही हमारे देश की कमान संभाले होते हैं, और उनके दौर में जो हमारे देश की राजनीति जो होती है वो काफी ज्यादा पीसफुली, काफी ज्यादा स्मूथली जो होती है वो चल रही होती है, ठीक है। उनके दौर में हमारे देश की राजनीति में जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको आसानी से टैकल कर लिया जाता है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति जो होती है वो इस दौर में काफी आराम से जो होती है वो चल रही होती है। लेकिन अचानक से 27 मई 1964 का टाइम आता है, ठीक है। 27 मई 1964 को हमारे देश की जो राजनीति होती है, हमारे देश को जो है और इवन कांग्रेस पार्टी को जो है एक बहुत ही बड़ा जो है झटका जो होता है देखने को मिलता है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा जो है झटका देखने को मिलता है। और वो झटका ये होता है कि 27 मई 1964 को हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री जो थे और दुनिया के जो एक बहुत ही सफल लीडर थे नेहरू जी, उनकी जो होती है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। 27 मई 1964 को नेहरू जी की डेथ हो जाती है, और नेहरू जी की डेथ की वजह से हमारे देश को, ठीक है, हमारे देश की राजनीति को और इवन कांग्रेस पार्टी को भी एक नया चैलेंज होता है उसका सामना करना पड़ता है, और वो चैलेंज होता है पॉलिटिकल सक्सेशन का, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल सक्सेशन का क्या चैलेंज था वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए अभी तक हमारे देश की राजनीति जो है उसको संभाले हुए थे नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी जो थे हमारे राजनीति को 27 मई 1964 तक संभाले हुए थे। अब हमारे बीच में जो था नेहरू जी नहीं रहे थे, ठीक है, नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी। तो अब सवाल जो था वो ये था कि नेहरू जी के बाद हमारे देश का अगला लीडर जो होता है वो कौन बनेगा, ठीक है। नेहरू जी के जाने के बाद नेहरू जी का अगला पॉलिटिकल सक्सेसर जो है वो कौन बनेगा, ठीक है, अगला राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है नेहरू जी का वो कौन बनेगा, या फिर अब हम जो है अपने देश की लीडरशिप किसके हाथों में जो होता है वो देंगे, उसको उसका चैलेंज, उसको चुनना जो है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, ठीक है। अब हम अपने देश की लीडरशिप जो है वो किसके हाथों में देंगे, ये चुनना, ये चयन करना जो था हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा जो था वो
वो चुनौतीपूर्ण था। ठीक है, अभी चुनौतीपूर्ण क्यों था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि नेहरू जी की डेथ के बाद 27 मई 1964 को नेहरू जी की डेथ के बाद हम अपने देश की लीडरशिप किसके हाथों में दें, ये डिसाइड करना जो था हमारे लिए बहुत ही बड़ा जो था चैलेंज था। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों को जो था लग रहा होगा कि नया प्राइम मिनिस्टर चुनना जो है कौन सा बड़ा चैलेंज है, भाई इलेक्शन जो करवा लो, जो जीतेगा वो अगला प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें चैलेंज क्या है। ठीक है, लेकिन इतना आसान जो था वो चीजें नहीं थी। देखिए हुआ क्या था कि 27 मई 1964 तक हमारे देश के लीडरशिप जो थे वो नेहरू जी जो थे संभाले हुए थे। ठीक है, इस दौरान तक जो था हमारे देश के अंदर जो था कोई भी इतना बड़ा लीडर नहीं था जो कि नेहरू जी के जो था बराबर का हो। ठीक है, नेहरू जी के अलावा जो था हमारे देश के अंदर उसमें कोई इतना बड़ा लीडर जो था मौजूद नहीं था जो कि नेहरू जी के सामने एक अल्टरनेटिव, ठीक है, एक दूसरे ऑप्शन के रूप में काम कर रहा हो। ठीक है, उस समय हमारे देश के अंदर नेहरू जी के बराबर का कोई लीडर जो था मौजूद नहीं था। ठीक है, और इसीलिए हमारे लिए नए लीडर को चुनना जो था बहुत ही बड़ा जो था मुश्किल था। ठीक है, एक तो कारण जो था वो ये था। दूसरा इसका जो था बड़ा कारण जो था वो ये था कि 27 मई 1964 को जब नेहरू जी की डेथ होती है तो नेहरू जी की डेथ के बाद जो है हमारे देश के अंदर, ठीक है, हमारे देश की राजनीति के अंदर उथल पुथल जो है मच जाता है। ठीक है, हमारे पूरे देश के अंदर जो है एक अशांति फैल जाती है, पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है, एक तरीके से हंगामा खड़ा हो जाता है, उथल पुथल जो है हमारे देश की राजनीति के अंदर मच जाता है। चारों तरफ जो लोग हैं, ठीक है, वो डर जाते हैं। ठीक है, चारों तरफ लोग जो होते हैं उनमें एक डर जो होता है बन जाता है। ठीक है, और सभी के लोगों के अंदर जो है केवल एक सवाल जो होता है वो चल रहा होता है। ठीक है, जितने भी लोग हमारे देश के अंदर होते हैं वो सबके सब जो डर जाते हैं और उन सभी के मन में जो है केवल एक सवाल चल रहा होता है कि नेहरू के बाद कौन। ठीक है, नेहरू के बाद कौन, क्योंकि उस समय तक हमारे देश के अंदर, अभी मैंने आपको बताया, कोई भी इतना बड़ा लीडर जो था वो नहीं था जो कि नेहरू जी के बराबर का हो। ठीक है, जो नेहरू जी के सामने एक अल्टरनेटिव लीडर के रूप में काम कर रहे हो। ठीक है, कि अगर नेहरू जी नहीं होंगे तो हम इनको बना देंगे, ऐसा उसमें कोई था नहीं। ठीक है, तो सभी लोगों के मन में जो था केवल एक सवाल जो था गूंज रहा था कि नेहरू जी के बाद कौन। ठीक है, नेहरू जी के बाद कौन या फिर नेहरू जी के बाद जो है क्या। चारों तरफ जो था लोगों के मन में केवल यही सवाल चल रहा था। और ये सवाल जो था लोगों के मन में क्यों चल रहा था, इसके जो था बहुत सारे कारण थे। देखिए, इसका सबसे पहला कारण जो था वो ये था कि अभी तक हमारे देश की जो राजनीति जो थी उसकी कमान को जो था नेहरू जी संभाले हुए थे। ठीक है, हमारे देश की राजनीति की सफलता जो थी वो नेहरू जी के ऊपर जो थी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थी। अब नेहरू जी हमारे देश के अंदर जो था वो नहीं थे। ठीक है, नेहरू जी जो था वो मर चुके थे। तो अब लोगों के अंदर जो था एक तरीके का डाउट भर रहा था। ठीक है, लोगों के मन में जो था एक तरीके का डाउट भर रहा था। ठीक है, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब नेहरू जी के जाने के बाद जो है भारत की जो डेमोक्रेसी जो है, ये हमारे देश के लोगों के मन में ये केवल डाउट नहीं उठ रहा था बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो था ये डाउट उठ रहा था कि अब नेहरू जी के जाने के बाद भारत की जो डेमोक्रेसी है ये पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। भारत की जो राजनीति जो है, भारत की जो डेमोक्रेसी जो है, भारत का जो लोकतंत्र है, अब नेहरू जी के जाने के बाद पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा, ये टूट जाएगा पूरी तरीके से। और जो भारत का जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है, उनका कहना था कि भारत का जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो था डेमोक्रेसी के साथ, ये पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और जैसे बाकी दुनिया के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज रही हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज रही हैं, जहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री फेल हो गई थी, ठीक है, जहां पे डेमोक्रेसी फेल हो गया था और वहां पे मिलिट्री लीडर आ गए थे, मिलिट्री लीडरशिप आ गई थी, ठीक बिल्कुल इसी तरीके से ही, ठीक है, जैसे दुनिया के अंदर बाकी की जो कंट्रीज थी जिन्होंने शुरू में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, बाद में वहां पे जो है डिक्टेटरशिप आ गई, ठीक बिल्कुल इसी तरीके से अब डेमोक्रेसी जो है भारत के अंदर वो कोलैप्स होगी और बाकी दूसरे देशों की तरीके से ही भारत को भी जो है मिलिट्री रूल का सामना करना पड़ेगा। अब भारत के अंदर डेमोक्रेसी समाप्त होगी और भारत के अंदर मिलिट्री रूल जो होता है वो बाकी देशों के तरीके से वो आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो था एक हमारे देश के लोगों के अंदर ये भी डाउट था कि अगर हमने कोई एक नया पॉलिटिकल सक्सेसर चुन भी लिया, मान लो हमने किसी दूसरे व्यक्ति को जो है, किसी दूसरे लीडर को होता है, हमने अपने देश की जो लीडरशिप है उसके हाथों में दे भी दी, तो हमारे देश के लोगों में जो था ये भी डाउट चल रहा था कि क्या जो नया पॉलिटिकल लीडर होगा, ठीक है, जो नेहरू जी का जो सक्सेसर होगा, नेहरू जी का जो उत्तराधिकारी होगा, क्या वो नेहरू जी के उतना ही जो है कैपेबल होगा। ठीक है, जैसे नेहरू जी जो थे हमारे देश के अंदर जो मल्टीपल क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है, जैसे मल्टीपल क्राइसिस जो हमारे देश के अंदर चल रहे थे जिनको नेहरू जी ने जो था संभाला हुआ था, ठीक है, एक तरफ जो था इकोनॉमी को डेवलप करने की प्रॉब्लम, पॉवर्टी की प्रॉब्लम,
ठीक है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की प्रॉब्लम, इतने सारे जो था, जितनी जो क्राइसिस हमारी कंट्री के अंदर चल रही थी, इनको हमारे नेहरू जी संभाले हुए थे। क्या जो बाकी का, ठीक है, जो आगे नया लीडर आएगा, जो नया उत्तराधिकारी आएगा, क्या वो इन सारी चीजों को संभाल पाएगा? क्या वो एक साथ इन सारे चैलेंजेस को जो है फेस कर पाएगा नेहरू जी के तरीके से, या नहीं फेस कर पाएगा? क्या उसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी कि वो इतने सारे मल्टीपल चैलेंजेस को फेस कर पाएगा? ये सारी चीजें जो थी वो देश के लोगों के अंदर, हमारे इतने सारे डाउट जो थे हमारे देश के लोगों के अंदर बने हुए थे, और इसी की वजह से हमारे देश के लोग जो थे वो डरे गए हुए थे, क्योंकि हमारे देश के लोगों को लग रहा था कि अब हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो फेल होगी, और डेमोक्रेसी के फेल होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश की जो यूनिटी है और जो इंटीग्रिटी है वो टूट जाएगी। ठीक है, लोगों को लग रहा था कि अब भारत की राजनीति को बचाने वाला कोई नहीं है, अब भारत की राजनीति टूटेगी, और भारत की राजनीति के टूटने के साथ साथ भारत का भी जो है डिसइंटीग्रेशन होगा, भारत भी जो है टुकड़ों टुकड़ों में जो है बट जाएगा। ऐसा लोगों के अंदर था वो डाउट चल रहा था। ठीक है, तो एक तरफ आप जो अभी देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे देश की डेमोक्रेसी के ऊपर भी जो है डेंजरस बना हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है इस नेहरू जी के डेथ के बाद हमारे देश की जो राजनीति जो है उसके ऊपर भी एक तरीके से डेंजर बना हुआ है। ठीक है, हमारे देश की जो राजनीति जो है वो भी खतरे में है, हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो भी एक तरीके से खतरे में है। ठीक है, इतने सारे जो है डर के माहौल की वजह से, और ये हमारे देश की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी, जो डेमोक्रेसी, ये सब जो है एक डेंजर में आ गई थी, ये सब जो एक तरीके से खतरे में आ गई थी। इसी की वजह से हमारा जो 1960s का जो डिकेड है इसको हम डेंजरस डिकेड भी जो कहते हैं, क्योंकि इस डिकेड के अंदर हमारे देश की यूनिटी, डेमोक्रेसी, सब कुछ जो था हमारे देश का वो खतरे में आ गया था। इसी की वजह से हम 1960 के डिकेड को डेंजरस डिकेड भी 2 तारीख को कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो थे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि 1960 के डिकेड को हम डेंजरस डिकेड क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे कारण बता दिया सब कुछ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, अभी आपने देखा कि हमारे देश के अंदर जो है एक खतरे का माहौल, एक डर का माहौल जो था हमारे देश के लोगों के अंदर जो था बना हुआ था। लेकिन जिस आसान तरीके से, ठीक है, जिस आसान तरीके से, एक पीसफुल तरीके से, स्मूथली, ठीक है, हमारे देश की लीडरशिप जो होती है वो दूसरे लीडर के हाथ में जाती है, उन सब ने हमारे देश के लोगों के अंदर जितने डर बने हुए थे, जितने डाउट बने हुए थे, दुनिया के अंदर जितने भी डाउट बने हुए थे, उन सबको मिटा करके रख दिया। ठीक है, लोगों को लग रहा था कि हमारे देश की डेमोक्रेसी जो होती है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की जो लीडरशिप होती है, ठीक है, ये जो ट्रांसफर जो था लीडरशिप का, ठीक है, ये जो ट्रांसफर जो था लीडरशिप का, या फिर आप कह सकते हैं ये जो ट्रांसफर जो था प्राइम मिनिस्टरशिप का हमारे कंट्री के, वो इतना आसान तरीके से हो जाता है, इतने आसान तरीके से, इतने पीसफुल तरीके से हो जाता है, इतनी स्मूथली हो जाता है कि दुनिया के अंदर और हमारे देश के अंदर जो लोगों के मन में जो डाउट चल रहे थे कि हमारे देश की डेमोक्रेसी टूट जाएगी, हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी तबाह हो जाएगी, हमारा देश जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, अब भारत का जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी के साथ वो कोलैप्स कर जाएगा, मिलिट्री लीडरशिप हो जाएगी, ये जितने भी डाउट हमारे देश के लोगों के अंदर और दुनिया के अंदर जितने भी ये डाउट चल रहे थे, ये सारा का सारा डाउट जो होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो ट्रांसफर होता है लीडरशिप का वो बहुत ही आसान और बहुत ही पीसफुल और बहुत ही स्मूथली हो जाता है। वो कैसे होता है उसको भी देखते हैं। देखिए, 27 मई 1964 को जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है, तो नेहरू जी के डेथ के बाद जो उस समय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं के कामराज जी, वो बाकी के जो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स होते हैं और पार्लियामेंट के और जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कांग्रेस के मिनिस्टर के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर और जितने भी मिनिस्टर होते हैं उन सबके साथ जो होता है कंसल्ट करते हैं, ठीक है, उन सबके साथ जो होता है वो सोच विचार करते हैं, ठीक है, उनसे पूछते हैं कि बताइए अगला प्राइम मिनिस्टर होता है हम किसको बताएं, उनके साथ इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जब के कामराज जी जो होते हैं वो बाकी के लीडर के साथ, बाकी मिनिस्टर के साथ जो है चर्चा करते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसको बना जाए, तो वो पाते हैं कि अधिकतर जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारी कंट्री के अंदर वो सब जो होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के पक्ष में होते हैं, ठीक है, अधिकतर जो एमपीज होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, कांग्रेस के एमपी और बाकी के जो पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज होते हैं वो सब जो थे वो चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है
वो अगला प्रधानमंत्री बना दिया जाए। खैर यहाँ पे जो अभी आपको मिलेंगे आगे जो मोरारजी देसाई जो थे, ठीक है, उनकी भी इच्छा होती है यहाँ पे कि वो भी प्राइम मिनिस्टर उतार के बने, ठीक है, वो चाहते थे। लेकिन अब क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मत जो था वो लाल बहादुर शास्त्री जी के तरफ था, इसीलिए जो था यहाँ पे कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इनकी भी जो था इच्छा होती है प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि आप लाल बहादुर शास्त्री जी के पक्ष में जो होता है ज्यादा से ज्यादा लीडर जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एमपीज जो होता है खड़े होते हैं, इसके वजह से अगला प्रधानमंत्री जो है के कामराज जी लाल बहादुर शास्त्री जी को बना देते हैं, और इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर होता है वो बन जाते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है प्राइम मिनिस्टर क्यों चुना गया, इसके होता है बहुत सारे कारण हमारी बुक के अंदर बताए गए हैं, उसको भी जो हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम उन रीजंस की बात करें जिसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, तो उसमें सबसे पहला कारण जो था वो ये था कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो यूपी के जो थे एक बहुत ही माने जाने, एक बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे, ठीक है, बहुत ही फेमस और एक बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे यूपी से, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ही फेमस लीडर थे, जिसके वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर चुना गया। दूसरा इसका कारण जो था वो ये था कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो बहुत ही जो था सिंपल, ठीक है, बहुत ही साधारण और बहुत ही कमिटेड लीडर थे, ठीक है, अपने विचारों के, अपने जो फैसले होते हैं उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा पक्के, ठीक है, थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। अब क्योंकि लाल बहादुर जी बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, बहुत ही ज्यादा कमिटेड लीडर थे, इसी की वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। इनफैक्ट एक बार जो होती है जब लाल बहादुर शास्त्री जी जो होते हैं हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, रेल मंत्री होते हैं, तो उनके टेन्योर के दौरान जो होता है रेल दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, हमारे देश के अंदर रेल दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। खैर वो रेल दुर्घटना जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है उस रेलवे, ठीक है, जो रेलवे एक्सीडेंट होता है उसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भले ये रेल एक्सीडेंट मेरे वजह से नहीं हुआ है, लेकिन इसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी है, और उसकी उस रेल एक्सीडेंट का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, जो कि दिखाता है कि वो बहुत ही ज्यादा कमिटेड लीडर थे, ठीक है। तो इसके वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। दूसरा इसका कारण जो था वो ये था कि नेहरू जी के लास्ट के समय में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो था नेहरू जी के अंतिम दिनों में जो था साथ में काम किया था, ठीक है। अंतिम दिनों में जो था नेहरू जी वो पूरी तरीके से अपने सारे के सारे काम के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर जो थे डिपेंडेंट थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी को जो था नेहरू जी के साथ काम करने का बहुत ही अच्छा जो था एक्सपीरियंस भी हो गया था, और इसी की वजह से जो था लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है अगला पीएम जो था हमारे कंट्री का वो बना दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे के चीजों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे कारणों की वजह से भारत का दूसरा प्रधानमंत्री जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को बना दिया गया, और लाल बहादुर शास्त्री जी आप सभी जानते भी हैं हमारे देश के बहुत ही जो है एक सफल, ठीक है, लीडर हुआ करते थे। देखिए जब लाल बहादुर शास्त्री जी जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमारे देश की कमान को संभालते हैं, तब उनके सामने जो है वो दो चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के दौरान, ठीक है, उनके कामकाज के दौरान जो है उनके टेन्योरशिप के दौरान दो चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज होता है फूड क्राइसिस का, ठीक है, हमारे देश के अंदर जो है मानसून फेलियर होने की वजह से, ठीक है, फेलियर ऑफ मानसून के फेल होने की वजह से, ठीक है, ड्रॉट के पड़ने की वजह से हमारे देश के अंदर जो है मिड 1965 के दौरान, ठीक है, मिड 1960 के दौरान जो है, ठीक है, मिड 1960 के दौरान जो है एक बहुत ही हाई लेवल की जो है फूड क्राइसिस हमारे कंट्री के अंदर फैल जाती है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जो होते हैं अपने लीडरशिप के दम पे हमारे देश को इस फूड क्राइसिस से जो है बाहर निकालते हैं, ठीक है, और फूड क्राइसिस के बाहर निकालने के साथ साथ जो है वो हमारे देश को एक नया जो है स्लोगन भी देते हैं, जिसके बारे में आप सब परिचित होंगे, ठीक है, जय जवान जय किसान का, ठीक है, इसका एक नया वो स्लोगन भी जो होता है वो देते हैं, ठीक है। प्लीज आप एक बार स्पेलिंग जो होता है देख लीजिएगा। दूसरा इनका जो चैलेंज होता है वो होता है वॉर विद पाकिस्तान, ठीक है। आपको पता है कि 1965 में जो है 1965 में भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई होती है, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के लीडरशिप के अंडर में होकर के भारत ने जो था 1965 में पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में एक करारी हार जो थी वो दी थी, और इस तरीके से भारत की जो इमेज जो थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर उसको उसमें जो था एक तरीके से चार चांद जो थे वो लगा दिए थे शास्त्री जी ने, ठीक है। तो ये वो दो चैलेंजेस थे जिसको जो था लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो था अपने टेन्योरशिप के दौरान जो था फेस किया था, ठीक है, और उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक के दौरान,
तो अभी तक आपने देखा कि नेहरू जी के डेथ के बाद जो हमारे देश की लीडरशिप होती है उसको लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में दी जाती है, और उसके बाद क्या होता है, एक बार फिर से जब हमारे देश की कमान जो होती है वो शास्त्री जी के हाथों में आती है, तो हमारे देश की जो पॉलिटी होती है, ठीक है, हमारे देश की जो राजनीति होती है या फिर हमारे देश की जो डेमोक्रेसी जो होती है वो एक बार फिर से सक्सेसफुली फंक्शन करना शुरू कर देती है। ठीक है, हमारे देश की राजनीति जो है एक बार फिर से स्मूथली जो है वो चलना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से, ठीक है, हमारे देश को, हमारे देश की राजनीति को और इवन कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से 10 जनवरी 1966 को एक और झटका जो है वो लगता है। ठीक है, और ये झटका जो होता है वो क्या होता है कि 10 जनवरी 1966 को हमारे देश के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो होते हैं वो बेसिकली 1966 में ताशकंद गए हुए थे। ठीक है, ताशकंद गए हुए थे, जो कि बेसिकली उज्बेकिस्तान की कैपिटल है प्रेजेंट टाइम में। ताशकंद जो था ये गए हुए थे बेसिकली, वहां पे पाकिस्तान के जो लीडर थे, ठीक है, पाकिस्तान के जो लीडर थे अयूब खान, ठीक है, अभी आपने देखा था ना 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, भारत ने उसमें जीत हासिल की थी। उसके बाद जो है दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए, ठीक है, शांति बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए जो होता है बुलाया जाता है। ठीक है, शास्त्री जी जो होता है वो उस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए ताशकंद जाते हैं। वहां पे जो है, ठीक है, जब पाकिस्तान के साथ उनको एग्रीमेंट साइन करना होता है तो वहां पे ताशकंद में जो है शास्त्री जी की जो है 10 जनवरी 1966 को मृत्यु हो जाती है। और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद एक बार फिर से हमारे देश के सामने, ठीक है, हमारे देश के राजनीति के सामने और कांग्रेस पार्टी के सामने फिर से वही जो चैलेंज जो था, एक बार फिर से जो चैलेंज जो था पॉलिटिकल सक्सेशन का, ठीक है, पॉलिटिकल सक्सेशन का जो चैलेंज था जिसको हमारे देश ने नेहरू जी के डेथ के बाद फेस किया था, एक बार फिर से दूसरी बार हमारे देश को फिर से शास्त्री जी के डेथ के बाद पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज देखना पड़ता है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के सामने सवाल होता है कि अब वो शास्त्री जी के डेथ के बाद जो है हमारे देश की कमान जो है किसके हाथों में दे, ठीक है, हमारे देश की लीडरशिप को किसके हाथों में दे। ठीक है, अब दूसरी बार जो था ये सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने और हमारे देश की राजनीति के सामने आ चुका था। ठीक है, अब हमारे देश की राजनीति ने, ठीक है, या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो था इसको कैसे सॉल्व किया वो भी जो हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे पहली बार जब ये पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज उठा था, और ये पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज जो था जैसे पहली बार बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही पीसफुली, स्मूथली जो था वो सॉल्व हो गया था, ठीक बिल्कुल इसी तरीके से ही जब सेकेंड टाइम ये जो पॉलिटिकल सक्सेशन का जो चैलेंज जब आता है तो इस बार भी ये जो पॉलिटिकल सक्सेशन का जो चैलेंज होता है इस बार भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही पीसफुली जो है, ठीक है, वो रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस क्या होता है कि जो ये आपसे पूछेगा भी कि पॉलिटिकल सक्सेशन जो भारत ने पहली बार फेस किया था उसमें और जो पॉलिटिकल सक्सेशन का जो चैलेंज था जिसको भारत ने दूसरी बार फेस किया था उसमें क्या डिफरेंस था। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो पहला वाला होता है, जो फर्स्ट चैलेंज जो था पॉलिटिकल सक्सेशन का जिसको भारत ने नेहरू जी के डेथ के बाद फेस किया था वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। ठीक है, वहां भी लीडरशिप जो होती है वो आसानी से पीसफुली ट्रांसफर हो जाती है। सेकेंड टाइम में भी लीडरशिप जो है वो पीसफुली आसानी से जो था ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन पहले वाले बारे में जो ट्रांसफर हुआ था पावर का वो कॉम्पिटिटिव नहीं था। लेकिन ये सेकेंड टाइम जो था, ठीक है, सेकेंड टाइम जो था, जो चैलेंज जो था पॉलिटिकल सक्सेशन का, इसको कंपटीशन से होकर के गुजरना पड़ा था। कंपटीशन से होकर के क्यों गुजरना पड़ा था? क्योंकि इस बार जो था, जैसे आपने देखा था पहली बार में डायरेक्टली लाल बहादुर शास्त्री जी को जो था वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, क्योंकि उस समय लाल बहादुर जी के सामने जो था, लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने कोई दूसरा कैंडिडेट जो था वो नहीं खड़ा हुआ था। ठीक है, शास्त्री वो मोरारजी देसाई जी जो थे बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो था इस बार उस बार कोई पहल नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने जो था अपना नाम आगे जो था नहीं किया था। लेकिन इस बार जो है सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी होती है, उसके लिए कंपटीशन छिड़ जाता है दो लोगों के बीच में। एक होती है इंदिरा गांधी जी और दूसरी तरफ होता है मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में इस बार दूसरी बार में एक इंटेंस कंपटीशन जो है, इंटेंस कंपटीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर के लिए छिड़ जाता है। इंदिरा गांधी जी कहते हैं मैं बनूंगी और मोरारजी देसाई जी कहते हैं वो मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इसको कैसे रिजॉल्व किया गया वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी जी जो थी, ठीक है, वो आपको पता है कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री जो थे उनकी बेटी थी। ठीक है, उनकी डॉटर थी। उसके साथ साथ जो थी, जो इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने
एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में, सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है, ठीक है, उसके कार्यभार को जो था इन्होंने शास्त्री जी के लीडरशिप के अंदर, ठीक है, जब शास्त्री जी जो थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी कैबिनेट में इंदिरा गांधी जी ने जो था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में जो था काम भी किया था, ठीक है। उसके साथ साथ जो है जो मोरारजी देसाई जो थे, ठीक है, ये भी जो था काफी ज्यादा जो था पावरफुल लीडर थे, क्योंकि इन्होंने जो था बॉम्बे की स्टेट जो है, ठीक है, जो उस समय बॉम्बे स्टेट हुआ करता था जिसमें गुजरात और मुंबई दोनों आता था, ठीक है, खैर फिलहाल में दोनों अलग हैं, ठीक है। तो ये बॉम्बे स्टेट के जो थे सीएम रह चुके थे, ठीक है, ये बॉम्बे स्टेट के सीएम के रूप में काम कर चुके थे। इसके साथ साथ मोरारजी देसाई जो थे वो इन्होंने भी जो था वो ये यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी जो था काम कर चुके थे, ठीक है। जब नेहरू जी का कार्यकाल था तो उसमें ये भी एक यूनियन मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके थे, ठीक है। तो वो भी जो था काफी ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है, और इनका तो प्रिविलेज था ही, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आती है कि जो मोरारजी देसाई जो होते हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई जो होते हैं इनको लीडर जो होते हैं, बाकी के जो दूसरे लीडर होते हैं, ठीक है, जो बाकी के जो दूसरे कांग्रेस के जो एमपीज होते हैं वो मोरारजी देसाई को होता है सब पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई की जो पॉपुलैरिटी होती है बाकी के कांग्रेस एमपीज में वो अच्छी नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोरारजी देसाई जो होता है वो अपने स्वभाव से बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, ठीक है, ये अपने स्वभाव से बहुत ज्यादा एरोगेंट, बहुत ही ज्यादा वायलेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के आदमी होते हैं, ठीक है, तुरंत गुस्सा होता है कर देते हैं, और इनके इसी बिहेवियर की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर के होते हैं, इनके इसी बिहेवियर की वजह से जो बाकी के कांग्रेस एमपीज थे वो इनको जो था सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। सारे के सारे जो सीनियर एमपी जो थे कांग्रेस के अंदर वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर उतर के बन जाए, वो सब मोरारजी देसाई को था वो बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी तो एक डेडलॉक हुआ था, ये कह रही थी मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, ये कह रही थी ये प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, ठीक है। तो इस कंपटीशन ये दोनों के बीच में जो था प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो है जो कांग्रेस के एमपीज होते हैं, कांग्रेस के जितने भी एमपी होते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके बीच में होता है वोटिंग कराया जाता है, ठीक है। उनको एक सीक्रेट बैलेट दिया जाता है, एक बैलेट पेपर जो दिया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आप वोट डालिए, ठीक है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, मोरारजी देसाई को या फिर इंदिरा गांधी, ठीक है, जिसको आप सपोर्ट करते हैं उनके पक्ष में आप वोट डालिए, ठीक है। वोटिंग होती है, और उस वोटिंग में, ठीक है, ये जो वोटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए, इसमें इंदिरा गांधी जी होते हैं वो विक्ट्री हासिल कर लेती हैं, ठीक है। लगभग जो होता है इंदिरा गांधी जी को 2/3, ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं कांग्रेस के उनकी जो है मेजॉरिटी मिल जाती है कांग्रेस इंदिरा गांधी जी को, और इस तरीके से मोरारजी देसाई जो हार जाते हैं, और इंदिरा गांधी जो होते हैं वो हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो बन जाती है, ठीक है। और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी जो था इंदिरा गांधी जी तो बन जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण था, देखिए पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि मोरारजी देसाई जो थे वो एक बहुत ही वायलेंट नेचर के आदमी थे, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर के आदमी थे, जिसकी वजह से उनको कांग्रेस के एमपी जो थे दूसरे जो मेंबर थे वो सपोर्ट नहीं करते थे, इसके वजह से उन्होंने मोरारजी देसाई के खिलाफ जो था वोट डाला। दूसरा इसका कारण जो था वो था कि जो इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है, भले ही जो इंदिरा गांधी जी जो थी वो हमारे देश की राजनीति के अंदर एक लंबे समय से काम कर रही थी, ठीक है, अभी आपने देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के रूप में काम किया, ठीक है, और भी जो था बहुत जगहों पे जो था इंदिरा गांधी जी ने काम किया, लेकिन इंदिरा गांधी जी को जो था हमारे देश की पॉलिटी में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा इनको एक्सपीरियंस जो था वो नहीं था, ठीक है। हमारे देश की राजनीति में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क में काम करने का इंदिरा गांधी जी को कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ये एक तरीके से नोविस थी, ठीक है, नोविस मतलब एक तरीके से नौसिखिया जिसको कहते हैं, ठीक है, जब आप कोई काम जो होता है नया नया करना शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं नौसिखिया, ठीक बिल्कुल इसी तरीके से इंदिरा गांधी जी भी जो थी वो एक पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो एक नॉविस थी, ठीक है। तो जो सीनियर एमपी जो थे कांग्रेस के उनको लगता था कि अगर हम इंदिरा गांधी जी को जो है सपोर्ट कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी जी जो है वो तो एक नोविस है, वो एक नौसिखिया है, उनको जो है देश चलाना आता ही नहीं है, उनको पॉलिटी के अंदर जो है वो काम ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है, वो हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको संभाल ही नहीं पाएंगी। तो क्योंकि इंदिरा गांधी जो जी है वो एक नोविस है, ठीक है, वो एक नौसिखिया है, तो उनको जो भी काम करना होगा वो हर एक काम करने के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। जो सीनियर मिनिस्टर जो थे कांग्रेस के उनको लगता था कि इंदिरा गांधी जी जो है वो हम जो कहेंगे इंदिरा गांधी जी जो है वही करेंगी, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी नौसिखिया है, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो हम जैसा जैसा उनको कहेंगे वैसा वैसा इंदिरा गांधी जी जो है वो करती जाएंगी, और हम इस तरीके से जो भी चाहेंगे वो आसानी से इंदिरा गांधी जी से जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है मोरारजी देसाई जी के केस में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे वो एक सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर वो भी थे, ठीक है, उनको जो था चीज अच्छी तरीके से पता थी, ठीक है।
लेकिन इंदिरा गांधी जी के केस में जो था वो ये चीजें प्रेजेंट थी, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकली नॉविस थी। तो इसी चीज का जो था फायदा उठाने के लिए जो सीनियर मिनिस्टर जो थे कांग्रेस के, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को जो था सपोर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि वो इंदिरा गांधी जी को एक पपेट के रूप में काम करवा पाएंगे, ठीक है, कठपुतली के रूप में उनको चला पाएंगे। इसके लिए जो था उन्होंने इंदिरा गांधी जी को जो था सपोर्ट किया। लेकिन आपको क्या लगता है, ठीक है, कि क्या इंदिरा गांधी जी जो है वो जो बाकी के जो सीनियर मिनिस्टर है कांग्रेस के, उनके कहने पे काम करेंगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर होता है मुझे जरूर बताइएगा। बाकी की चीजें जो है देखो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो आपको जो है कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जो है वो थैंक यू।